हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज 26 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन सेक्शन से। कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का मलेरिया दिवस का थीम था मलेरिया एंड विद अस, री इन्वेंट, री इमेजिन एंड रिससिकेट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें सिंधु जल समझौता स्थगित करना, अटारी बाघा बॉर्डर बंद करना और पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना इत्यादि शामिल थे। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से अभी हाल ही में एक पंचायत ने प्रथम पुरस्कार जीता है। दव्वा यस ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र का। 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। कल की वीडियो डिटेल से दी गई है, उसको आप देख सकते हो। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव ये बनेगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में। इसके अलावा अप्रैल 2025 में आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यूनेस्को ने अभी 16 नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है। इसमें भारत का कोई भी शामिल नहीं है। आईपीएल इतिहास में 50 प्लस स्कोर करने वाले सबसे ज्यादा बार स्कोर करने वाले विराट कोहली बन गए हैं खिलाड़ी, और 67 बार उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया हुआ है। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब ऑस्कर पियास्त्री ने जीत लिया है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, इसका अध्यक्ष बनाया गया जितेंद्र मिश्रा को। और भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने पुणे फिदे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे साथियों, जिनका आपने रिवीजन किया हुआ है डिटेल से, ठीक है ना, कल की वीडियो से। अब आज के करंट अफेयर में को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक जरूरी अनाउंसमेंट, और बहुत जरूरी आप लोग के लिए, समझ लो बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है साथियों। ई बुक सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कर दिया गया है। इसके तहत आप एमजेटी एजुकेशन के 50 प्लस ई बुक्स को एक्सेस कर पाएंगे। 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, जो भी आपको लेना हो उस हिसाब से सुटेबल कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शामिल हैं। आपको हर प्रकार की बुक जो बार बार लेना पड़ता था ना, कि क्या होता था कि एक बार 99 रुपए का आप वार्षिकांक लो, या फिर मंथली फिर 20-20 रुपए का लो, या फिर स्टैटिक लेना हो तो उसका अलग से 75 रुपए पे करो, या फिर आपको कोई और लेनी हो तो उसके लिए अलग पे करो। तो अब ये सब नहीं रहेगा। आप हमारी अर्धवार्षिकी, वार्षिकी, त्रैमासिक, छमाही, जो भी बुक आती है, इसके अलावा सामान्य ज्ञान की, विज्ञान की, इसके अलावा आपका स्टैटिक जीके की, वन लाइनर की, हर प्रकार की स्टेट्स की ई बुक, ये सब आपको मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और ये आपको मिलेगा, आप लोग की डिमांड पर ही लाया गया है, क्योंकि आप लोग जो है बार बार ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता था आप लोग को, तो इसके लिए ये लाया गया है सिस्टम। अब इसमें ये भी रहेगा कि आप जब सब्सक्रिप्शन लिए रहोगे तो आप मन लगा करके उसको उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत पढ़ोगे भी, और एक साथ हर प्रकार की ई बुक का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये चीज़ शुरू की गई है, और अभी शुरुआत के दौर पर अभी आपको इतना भी दाम नहीं पे करना पड़ेगा। अभी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हो, हमेशा एमजेटी एजुकेशन अपने रेगुलर स्टूडेंट के लिए एक भारी छूट देता है। तो इस बार अगर अभी आप एमजेटी ऐप पर जाओगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यानी इसमें से भी 20 रुपए, और इसमें से भी आप कितना 30 रुपए लेस कर देना, तो आप इसको ले पाओगे। अभी सिर्फ 2 दिनों के लिए ये डिस्काउंट ऑफर दिया जाएगा, उसके बाद ये फिक्स प्राइस रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो आप जा करके एमजेटी ई बुक्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए एमजेटी ऐप पर। कहाँ पर लेना है, कैसे लेना है, तो देखिए, इसके लिए आपको वीडियो कोड सेक्शन में जाना होगा। वीडियो कोड सेक्शन में जाइएगा तो वहां पर आपको ई बुक सब्सक्रिप्शन का ही ऑप्शन दिख जाएगा, या फिर अभी बैनर वगैरह में आपको क्लिक करने पर डायरेक्ट वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। तो आप बैनर जो चल रहा होगा ऊपर स्लाइडर, उस पर भी क्लिक करके पहुंच सकते हो। ये ज़बरदस्त मॉडल है, और आई होप आप सबको ये पसंद भी आएगा, खूब पसंद आएगा। तो आप इसको जाकर देख सकते हो, और डेमो वगैरह भी दिए गए हैं। और हाँ, अभी ये कोर्स जो है इस पे चीज़ें अपलोड की जा रही हैं ई बुक्स में। तो अभी रेगुलर आपको हो सकता है कम ई बुक्स दिखे, शाम तक होता है, होते होते आपको पूरी ई बुक्स दिखने लगेगी, ठीक है। तो अभी बिल्कुल हैरान मत होना, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद धीरे धीरे उसमें ई बुक्स ऐड की जाती रहेगी। आज या कल तक सारी ई बुक्स आपको उसमें देखने को मिलने लगेगी। अब जो भी नई अपडेट आएंगे, जो नई ई बुक्स अपडेटेड आएगी, वो भी इसमें रहेगी। तो आपको मतलब हर प्रकार की ई बुक का यहाँ पर एक्सेस मिलने वाला है। चलिए अगला, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया, ये पहला क्वेश्चन है आज का। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को, यानी आज मनाया जा रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपकी बौद्धिक संपदा, आपकी दिमाग की उपज, कुछ भी, कोई आइडिया हो सकता है, कोई हो सकता है क्रिएटिविटी हो सकता है, कुछ भी। आप जैसे कि अभी मान लो ये मैंने आपको ये प्लान दिखाया, अब मान लो ये मेरा आइडिया होता है ना,
दुनिया में सबसे पहली बार मैं ही ई बुक सब्सक्रिप्शन प्लान लाया होता अगर, तो अगर मैं इसको जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेता, मतलब इसको पेटेंट करा लेता, रजिस्ट्रेशन नहीं पेटेंट करा लेता, ये हमारी बौद्धिक संपदा है, ये हमारी दिमाग की उपज है, तो इसको कोई और नहीं कर सकता था। कोई और करता तो हम कॉपीराइट दे देते, है ना। तो यही होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब किसी की बौद्धिक संपदा, उसको उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब इसका यूज सबसे ज्यादा कैसे होता है, जैसे मान लो म्यूजिक वगैरह हुआ, अब कोई म्यूजिक है, कोई रिदम बनाया है, कोई एक लय बनाया है, तो टी सीरीज वाले कैसे दे देते हैं कॉपीराइट, कहते हैं कि वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब कोई उसको सोचा है, किसी का कोई गाना है, कोई गाना लिखा हुआ है, तो वो उसकी सोच है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। किसी ने कोई मूवी बनाई है, तो वो उसकी सोच है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको आज बता दिया तो आज आप जान गए, बहुत सारे लोग जागरूक हो गए, तो ऐसे ही जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। तो अब इस बार की थीम क्या है, आईपी एंड म्यूजिक, फील द पल्स ऑफ आईपी। 1970 में डब्ल्यूआईपीओ नाम की एक संस्था है, जिसका वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक भी जो जारी करता है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के कन्वेंशन हुआ था, और इसी के बाद फिर ये जब वर्ल्ड डब्ल्यूआईपीओ कन्वेंशन के बाद ये अस्तित्व में आया ये संगठन, तो उसी के बाद से फिर ये दिवस मनाया जाने लगा, सेम डे, ठीक है ना, 1970 में 26 अप्रैल को। लेकिन कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो 2000 से, सन 2000 से मनाया जाना शुरू हुआ है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक डब्ल्यूआईपीओ जारी करता है, और इसमें भारत 2024 वाले में 42वें स्थान पर है, ठीक है, 42वें स्थान पर भारत है। आगे इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1967 या कहें 1970 में पूरे रूप से आया था। मुख्यालय जिनेवा में है, अध्यक्ष के डेरेन टैंग हैं। ये महत्वपूर्ण दिवस है, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। भारत द्वारा सिंधु नदी जल समझौते को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान के द्वारा कौन सा कदम उठाया गया। देखो, भारत ने जब सिंधु नदी जल समझौता को कैंसिल किया ना, तो इसके बाद पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने कहा कि हम भी अपनी बहुत सारी डील जो है वो रद्द करेंगे। कौन कौन सी, जैसे शिमला समझौता इन्होंने स्थगित कर दिया, है ना, बार बार इसी की धमकी देता है, जबकि मैंने आपको कल भी बताया ट्रेनिंग टॉपिक वाली वीडियो में कि ये नाम का है। शिमला समझौता जो है, ये जो रद्द कर रहा है, ये बस केवल कागजों में कर रहा है, कोई मतलब है नहीं इसका। शिमला समझौता क्या है, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये एक्चुअली में खुद ही नहीं मानता था बहुत पहले से ही, तो इसको अब रद्द करने का जो धमकी दिए हैं, बस केवल न्यूज बटोरने के लिए, सुर्खियां बटोरने और अपने नागरिकों को खुश करने के लिए किए हैं, बस और कुछ नहीं। दूसरा, हवाई क्षेत्र का उपयोग पर प्रतिबंध कर दिए हैं, ये यही करते हैं, कुछ भी हो जाए, हल्का सा भी कुछ भी यहाँ पे मतलब कोई अगर भारतीय सेना का जवान वहां पर जाकर घुस करके एक दो लोग को ठोक करके भी आ जाता है, तभी भी ये तुरंत अग्रेसिव होकर के यहीं पर आकर उतारू होते हैं, है ना। व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, तुम व्यापार क्या करोगे, पहले से बंद है सब कुछ। तो खैर, ये सभी स्टेप्स लिए हैं पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ, ठीक है ना। भारत ने तो 5 फैसले लिए थे जो मैंने आपको बताया था। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले शिमला समझौता समझते हैं साथियों। 1971 में 1971 में आपने देखा कि भारत ने पाकिस्तानियों को धूल चटाई अच्छे तरीके से, 93,000 सैनिक जो है वो कैद कर लिए गए थे, और पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई थी। फिर बांग्लादेश एक नया देश बनकर के गठित हुआ था। भारत ने मुक्ति वाहिनी सेना का खूब सपोर्ट किया था बांग्लादेश का, उसके बाद फिर बांग्लादेश नया देश बना था। इसके बाद क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान दोनों समझौता किए। कैसा समझौता किए, ये समझौता किए कि हम दोनों के बीच में ना कोई तीसरा नहीं आएगा, कोई तीसरा नहीं आएगा, मतलब हम लोग अपने मुद्दों को आपस में सुलझाएंगे, कहीं विश्व मंच पर नहीं ले जाएंगे। दूसरा, ध्यान से सुनते जाइएगा, दूसरा क्या था समझौते के तहत कि हम लोग एलओसी का गठन करेंगे, और एलओसी को लाइन को बढ़िया से मानेंगे, मतलब एलओसी के इस पार हम रहेंगे, एलओसी के उस पार तुम रहोगे। लाइन ऑफ कंट्रोल उसी टाइम पर आया था शिमला समझौता के तहत, ये पूछा जा सकता है। तीसरा क्या हुआ था कि हम दोनों जो है ना सीज फायर करके रखेंगे, मतलब कि गोलीबारी नहीं करेंगे बिना किसी युद्ध के घोषणा के। तो ऐसे चुपके चुपके से गोलीबारी नहीं करेंगे, तो सीज फायर का उल्लंघन हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो और यही सब था, है ना। अब इसमें आप बताओ, कोई ऐसा नियम है जो पाकिस्तान मानता है खुद। पाकिस्तान हमेशा जा जा करके कभी यूएन में, कभी चाइना के पास, कभी अमेरिका के पास जा जा करके राग अलापता रहता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, है ना। मतलब वो पहला वाला डील तुरंत कैंसिल हो गया कि भारतीय मामलों को हम लोग आपस में सुलझाएंगे, वैश्विक मंच पर नहीं ले जाएंगे, तो ये उल्लंघन हुआ। दूसरा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कंट्रोल के हम लोग इधर रहेंगे
और आप लोग उधर रहोगे, कोई घुसपैठ नहीं होगी, ये भी करता रहता है अक्सर। तीसरा, सीज फायर, सीज फायर रहेगा मतलब युद्ध विराम की स्थिति रहेगी, कोई भी गोलीबारी बीच बीच में नहीं होगी, ये करता रहता है बीच बीच में युद्ध, ये सीज फायर का उल्लंघन। तो यानी ये खुद ही नहीं मानता है शिमला समझौते को, तो अब केवल कैंसिल करने का मतलब केवल और केवल कागजी कार्रवाई है और अपनी जनता को खुश करने का वो है। शिमला समझौता 1972 में होता है, ये बात ध्यान रखना। 1971 युद्ध के बाद 1972 में शिमला में जाकर एक समझौता हुआ था। शिमला पड़ता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो 2 जुलाई को 1972 को ही हुआ था, ये बात याद रखना। उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भारत की और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था, ठीक है। बाकी मैंने आपको सब बता दिया है। अब बाकी का जो स्टेप बताएं इनकी, इन्होंने कहा बाघा बॉर्डर को बंद कर दिए हैं। अरे यार, भारत पहले ही बंद कर चुका है। ये तो वही बात हुई कि कोई अंदर से दरवाजा बंद कर ले तो वो खोल नहीं रहा है, तो आप बाहर से कहो ठीक है हम भी बाहर से बंद कर ले रहे हैं, बाहर भी कुंडी है। बात तो वही है, दरवाजा तो बंद ही है ना। तो ये किया इन्होंने। दूसरा, भारत के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियां रोक दी गई हैं, होती ही नहीं थी। हाँ, थर्ड पार्टी के जरिए होती थी। जैसे कि भारत का कोई सामान है, कभी कभी क्या होता था, कंपनियां जो है चालाकी से दुबई पहले ले जाती, दुबई के थ्रू तब पाकिस्तान में जाता था, लेकिन अब वो भी बंद हो गया है। तीसरा, कि भारतीय एयरलाइन के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये लोग यही करते हैं, कुछ भी इनके पास और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही आकर के बचता है और लास्ट में यही करते हैं। इनके एयर स्पेस मतलब कि आप देखो, ये जैसे ये भारत है, इधर ये पाकिस्तान है, तो जब भारत दिल्ली से कोई फ्लाइट लेता है तो किसी को अगर दुबई वगैरह यूएई वगैरह जाना होता है तो ऐसे सीधे निकल जाता है ना, सऊदी अरब या फिर यूरोप में जाना होता है तो ऐसे निकल जाता है। तो फिर क्या हुआ ना कि ये जब भी कुछ भी आता है भारत के खिलाफ टेंशन बढ़ती है तो ये अपना एयर स्पेस बंद कर देते हैं। भारत जब यहाँ से फ्लाइट ले जाता है तो इस बदले में इनको किराया भी देता है, इस एयर स्पेस का चार्ज भी देता है, टैक्स भी देता है, तो वो टैक्स से थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। लेकिन ये इनकी इतनी बेवकूफ़ी रहती है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो एयर स्पेस बंद कर देते हैं, तो जो रही सही आने वाली होती है इनकम, वो भी नहीं मिलती है। सिंधु नदी का पानी रोक करके भारत ने वैसे ही इनको कंगाल के स्तर पर ला दिया है। अब ये भी रोक दिए हैं तो ये और कंगाल भिखमंगे होने वाले हैं। तो फिलहाल अब सोचो, जो दुबई जिसको जाना होगा, जिसको यूरोप जाना होगा, ब्रिटेन जाना होगा भारत से, है ना, वो यहाँ से ना जाकर यहाँ से नहीं जा पाएगा। उसके पास फ्लाइट का पैसा अगर है, वो यहाँ जा रहा है, तो वो यहाँ से नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज लग जाएगा। लेकिन अब इनको कौन समझाए, ठीक है। तो ये मुद्दे रहे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है आप लोग बताइएगा। और ऐसे जो ट्रेंडिंग टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ दिन में एक दो, इस समय तो एक दो आ रहा है, उसको आप जरूर जरूर देखिएगा। उससे आपको ना बहुत सारी समझ विकसित होगी आपके अंदर, और देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसको जानने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किसको बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी BIETC का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है अभी स्टेसी सायर को। स्टेसी सायर आपको ये दिख रही हैं, ये बोइंग की जो इंडिया में यूनिट है उसकी ये वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई हैं। बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलील गुप्ते हैं, लेकिन बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेसी सायर को बनाया गया है। ये आई हैं अहमद एल से बिनी के स्थान पर, जो अप्रैल 2021 से जनवरी 2025 तक रहे हैं। बोइंग आप जानते हो अमेरिकी कंपनी है, विमान वगैरह बनाती है, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे ये एयरक्राफ्ट वगैरह भी बनाती है ना, डिफेंस इक्विपमेंट भी बनाती है। तो बोइंग बड़ी कंपनी है अमेरिका की। अगला, अप्रैल 2025 में भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की? भारत शिखर सम्मेलन ये तेलंगाना ने की है, तेलंगाना ने की। अब देखो, भारत शिखर सम्मेलन ये इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। भारत समिट एक्चुअली में ना, ये कांग्रेस पार्टी का एक समिट है, उसके द्वारा प्रायोजित एक समिति है, सम्मेलन है, जिसको ग्लोबल लेवल पर करा जा रहा है। मतलब इसमें विश्व भर से 450 प्रतिनिधि आएंगे, जो कि 100 से ज़्यादा देशों से रहेंगे। इसलिए यहाँ पर लिया, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी का किसी रीजनल लेवल का कोई मीटिंग है, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही आयोजित किया जा रहा है, लेकिन एक वैश्विक स्तर पर कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाने, उसको प्रमोट करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। तेलंगाना में आयोजित किया जा रहा है, तेलंगाना की मेजबानी में होगा। मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के जो शीर्ष लीडर हैं, लीडरशिप है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इस समय, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये सब मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, ठीक है। तो चूंकि 100 से ज़्यादा देशों तक और 450 से अधिक प्रतिनिधि आ रहे हैं, बड़ा समिट हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। नाम इसका भारत शिखर सम्मेलन है। आपने देखा था भारत, जब भारत सरकार भारत भारत कर रही थी हर जगह, मतलब कई जगहों पर भारत नाम कर रही थी,
तो इन्होंने ही, कांग्रेस पार्टी ने ही विरोध किया था। एक्चुअली में इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया इन्होंने कि ये थोड़ा सा इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, बोलने में लगेगा कि हाँ ये इंडिया का है। लेकिन फिर उस टाइम पर आपने देखा कि भारत सरकार ने एक गजट पत्र भी जारी किया था, तो उसमें भारत का राजपत्र करके आया हुआ था। कई जगहों पर जहाँ जहाँ पर इंग्लिश में इंडिया लिखा रहता था वहाँ पर भारत भारत लिखा हुआ आने लगा था भारत सरकार की तरफ से। उस चीज़ का ये लोग विरोध कर रहे थे। अब यहाँ पर समिट इन्होंने भारत नाम से किया हुआ है। इसके पीछे की क्या बात है, तो देखिए इसके पीछे बात ये है कि यही लगना, ये पता लगना कि ये समिट कितना सीरियसली लिया जाए। क्योंकि अगर अभी यहाँ इंडिया समिट करते अगर इंग्लिश में भी, तो इंडिया समिट होता तो लोगों को लगता है या तो ये वही इंडिया अलायंस वाला होगा, इसीलिए वो लोग वे ना सोचें, इसलिए भारत समिट इसका नाम रखा गया है मेरे हिसाब से शायद। ठीक है ना, आपका क्या मानना है आप लोग बताइएगा। किस राज्य ने भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का पहला निर्माण कार्य पूरा किया गया? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का पहला निर्माण कार्य पूरा किया गया कहां पर? उत्तराखंड में। भारत की सबसे लंबी रेल टनल होने वाली है, इसको नोट कर डालिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच में बनाई जा रही है। इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसको रेल विकास निगम लिमिटेड ने बनाया है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना इस परियोजना का नाम है। दूरी अगर बात करें तो 14.57 किलोमीटर की लंबाई है। आपको याद होगा इससे पहले जो जम्मू कश्मीर वाली थी वो 12.5 किलोमीटर के आसपास में रेल टनल थी। अब ये उससे भी बड़ी है, तो ये होगी भारत की सबसे बड़ी लंबी रेल सुरंग। ठीक है, 14.57 किलोमीटर की। इसको टनल बोरिंग मशीन शक्ति ने बनाया है, और ये काफ़ी फेमस मशीन है, बोरिंग वाली टनल बनाती है। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 इससे सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला जी को। साथियों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये लता मंगेशकर जी की याद में शुरू किया गया था। 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। इसकी शुरुआत जो है ये 2022 में ही हुई थी अभी। और पहले विजेता इसके रहे नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला विजेता चुना गया, और उसके बाद सेकंड विजेता आशा भोसले को चुना गया था 2023 में, और तीसरे विजेता अमिताभ बच्चन चुने गए थे 2024 में। और अब कुमार मंगलम बिरला को 2025 का मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है ना, तो फर्स्ट विजेता ये रहे, सेकंड ये रहे, थर्ड ये रहे, और फोर्थ विजेता ये रहे। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला आप जानते हो एक बड़े बिजनेस टाइकून है भारत के। बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अच्छा, कुमार मंगलम बिरला की बात करें तो ये पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। अगला, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूट भारत में शीर्ष पर है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग जारी की गई है। इसमें भारत में टॉप पर इंस्टीट्यूट है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। ये भारत में टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल में अगर इसकी रैंक देखी जाए तो ओवरऑल में ये 38 पोजीशन पर है, 38वें स्थान पर है भाई। ठीक है, 38 पोजीशन पर ओवरऑल रैंक में है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, मतलब एशिया की यूनिवर्सिटीज की इसमें रैंकिंग दिखाई गई है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, THE के द्वारा। तो अब भारत के टॉप 3 देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर एशिया के टॉप 3 देख लेते हैं। भारत के टॉप 3 में सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु 38वें स्थान पर। फिर दूसरे पर अन्ना यूनिवर्सिटी है, 111वें स्थान पर ओवरऑल रैंक है। तीसरे स्थान पर IIT इंदौर है, ओवरऑल रैंक इसकी 131वीं है। ठीक है, टोटल अगर बात करें तो टॉप 200 में 14 भारतीय हैं, इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सिर्फ 14। एशिया के टॉप 3 में बात करें तो त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी चाइना की टॉप पर है। दूसरे पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की ही है टॉप पर, सेकंड टॉप पर। थर्ड पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर की। ठीक है, अगला, निम्न में से किस पुरस्कार से पुरस्कृत इसरो के पूर्व प्रमुख कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी का निधन हो गया? इसरो के सबसे चर्चित प्रमुखों में से एक के कस्तूरी रंगन जी का निधन हो गया है। 84 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में इनका निधन हुआ। साथियों, ये तीनों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित थे। 3 नागरिक पद्म पुरस्कारों से सम्मानित थे, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों से सम्मानित थे। इनका निधन हो गया है, के कस्तूरी रंगन जी इसरो के पूर्व चीफ थे। साथ ही साथ में जो आप नई शिक्षा नीति देखते हो ना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली जो आई है, तो उसकी जो प्रारूप समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता इन्हीं को सौंपी गई थी।
तो इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजाइन हुई है, समझ लो। तो इनका निधन हुआ है और ये इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे थे। इनका कार्यकाल 1994 से 2003 तक रहा, जो देश में इसरो का एक स्वर्णिम युग माना जाता है, इसरो के डेवलपमेंट का। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पर भारत ने पीएसएलवी बनाया, जीएसएलवी बनाया, इसके अलावा भास्कर 1 लॉन्च किया, भास्कर 2 लॉन्च किया और भी बहुत बड़े बड़े मिशंस किए इसरो ने। तो इनका कार्यकाल बहुत गोल्डन पीरियड माना जाता है और याद किया जाता है आज भी। इनका अभी निधन हो गया है 84 वर्ष की उम्र में। ठीक है जी। इनको पद्मश्री से 1982 में, पद्म भूषण से 1992 में और पद्म विभूषण से सन 2002 में सम्मानित किया गया था। अगला, सीबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी के लिए लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसने डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए लोगों को और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है। ऑपरेशन चक्र 5, ये ऑपरेशन चक्र 1 और ऑपरेशन चक्र 3 का ही एक उन्नत संस्करण है, अपग्रेडेड वर्जन है। तो सीबीआई ने इसे लॉन्च किया है। ध्यान रखना, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ना कि भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा कई ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं जब अन्य अन्य देशों में कोई मुसीबत रहती है तो भारत बचाने जाता है, तो है ना। वो पेज मैं लगाना भूल गया, नहीं तो आज लगाता, मैंने आपको रिवीजन कराया है कई बार। तो जैसे कि ऑपरेशन गंगा चला करके यूक्रेन से भारतीयों को लाया गया था, है ना। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर अफगानिस्तान से लाया गया था। ऑपरेशन अजय चलाकर इजराइल से भारतीयों को लाया गया था। तो जो भारतीय जहां जहां फंसे रहते हैं उनसे निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाकर भारत सरकार करती है। इसके अलावा ऑपरेशन दोस्त चला करके रसिया, सॉरी, तुर्की में और इराक में जब भूकंप आया था तो वहां पर लोगों को बचाया गया था। तो ऐसे ही चलाया जाता है। खैर, ये सीबीआई का ऑपरेशन है और ऑपरेशन चक्र नाम रखना, चक्र 5। और सीबीआई की बात करें तो स्थापना 1963 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रवीण सूद जी इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगला, हाल ही में टी20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? 12,000 प्लस स्कोर करने वाले टी20 में ये दूसरे भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। देखो, टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने की बात है तो सिर्फ दो ही खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, एक तो विराट कोहली, एक रोहित शर्मा। क्यों? जब सबसे ज्यादा रन की बात का है या सबसे ज्यादा ज्यादा चीज की बात आए तो विराट कोहली, दूसरे दूसरे की बात आए तो रोहित शर्मा टी20 में। क्यों? कारण ये है कि टी20 की शुरुआत ना 2007 से हुई। अब 2007 में उसके बाद 4-5 साल बाद सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए, है ना। उसके बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी बचते हैं, जो पुराने खिलाड़ी जो भी खेल रहे थे, और विराट कोहली और रोहित शर्मा बचते हैं। महेंद्र सिंह धोनी 2019 से रिटायरमेंट ले लिए। तो अब देखो, विराट कोहली और रोहित शर्मा ही बचे जो इतने लंबे समय से खेल रहे हैं। तो सारे रिकॉर्ड जो हैं सबसे ज्यादा के इन्हीं दोनों के नाम है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना, सबसे ज्यादा रन बनाने की बात है विराट कोहली, दूसरे नंबर की बात है तो रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट में। खैर, दुनिया के ये 8वें बने हैं, भारत के दूसरे बने हुए हैं। दुनिया में अगर टॉप पर बात करें, टॉप 3 की, तो क्रिस गेल टॉप पर हैं भाई, यूनिवर्स बॉस, 14,562 रन के साथ। दूसरे पर एलेक्स हेल्स हैं। तीसरे पर शोएब मलिक हैं। 5वें पर जो है विराट कोहली है, 5वें स्थान पर विराट कोहली है, याद रखना। ओवरऑल में इनकी रैंक 5th है। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको कम समय में ज़्यादा डिटेल्स के साथ समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की वीडियो से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप लोग बहुत ही केयरफुली देखे भी होंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से रिविजन कर लेना। और हाँ, ये ई बुक सब्सक्रिप्शन प्लान, इसको जा करके फटाफट से ले डालिए, क्योंकि अभी डिस्काउंट ऑफर पर ये अवेलेबल है। आप जो है जा करके इसे अभी परचेज कीजिए और आने वाले लोगों को भी, बाकी लोगों को भी बताइए कि इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है। आपको इसमें बहुत सारी आने वाले समय में ई बुक्स और मिलने वाली हैं। जैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स होते हैं उनके प्रैक्टिस सेट भी डालने की, तो वो प्रैक्टिस सेट भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, तो जिससे आप प्रैक्टिस भी लगा पाओगे हर चीज़ का। ठीक है। खैर, आप ये 7 मंथ का जो सीरीज चल रहा है इसको फॉलो कर सकते हैं, डेली 12 बजे दोपहर को चलता है। कल मैंने पूछा था भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला? तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो पॉल एलन और बिल गेट्स हैं। आज आपको क्या बताना है? सिंधु जल संधि 1960 जो हुआ था, तो इसमें भारत को निम्न में से कौन सी नदी नहीं मिली थी? सिंधु जल समझौते पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है। वर्तमान में भारत की कुल कितनी महिला ग्रैंड मास्टर हैं, ये बता दीजिए। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा साथियों अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।